आटा सेहत में घाटा। तो काफ़ी सारे घाटा देने वाले जो फूड हैं वो हमें त्यागने पड़ेंगे। इसमें से एक आटा है और सबसे खतरनाक चीज़ है। तो उसके साथ साथ हमें नॉलेज में होना ज़रूरी है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें छोड़नी पड़ेगी और या फिर कम करनी पड़ेगी। तो उसमें अनाज का हमने बात कर ली और कल हमने बात कर ली प्राणीजन्य दूध और दूध से बनी चीज़ें, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। और आगे हैं समुद्री नमक। समुद्री नमक का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आता है मसालों का प्रयोग, फिर तंबाकू, धूम्रपान, अल्कोहल भी हमारे लिए गलत है। फिर हमने सूक्ष्म आहार के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि गलत सोच भी हमारी रहती है तो भी ये बीमारी पैदा करती है, तो वो भी छोड़ना है। और बुरा देखना या बुरा सुनना ये भी एक सूक्ष्म आहार है, तो वो भी हमारे दिल दिमाग पर हावी हो जाता है और हमें अंदर से स्वास्थ्य खोखला हो जाता है। तो बुरा देखना भी नहीं है। नॉनवेज खाना बिल्कुल नहीं है, वो तो हम सबको पता है। वो मोटी मोटी चीज़ें भी हमें आइडिया हैं, बाबा ने भी जैसे बनते हैं बाबा के तो छुड़वा देते हैं कि भाई मांसाहार हमारा आहार नहीं है। फिर चाय जो हमको बहुत पसंद है, हैं? तो चाय भी सबसे बड़ा जहर है। नॉनवेज से 8 गुना ज़्यादा जहर उसमें होता है। नॉनवेज छोड़ने से पहले ही चाय छोड़ देनी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सोचना ज़रूरी हो जाता है। फिर है चीनी, हाँ, है मीठी लेकिन मीठा जहर है, वो भी हमें छोड़ देना है। फिर है अनाज के बारे में जान लिया। जंक फूड, जंक फूड है वो भी छोड़ने हैं। फिर है तेल, तेल को भी हमें छोड़ना पड़ेगा। और बेकरी प्रोडक्ट, किसी भी प्रकार की ब्रेड से बनी हुई या फिर ऐसे, और कोल्ड ड्रिंक्स, किसी भी प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स में भी जहर ही छिपा हुआ होता है। और लास्ट में है स्पेशली अनाज में स्पेशली है गेहूँ, गेहूँ को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे हमारे स्वास्थ्य के क्या है, दुश्मन कहेंगे या स्वास्थ्य को खराब करने वाले कहेंगे। फिर भी हम इतना सब कुछ गलत खाते हुए भी मैं ये नहीं कहता कि इंसान मर जाता है। इंसान ऐसे गलत खाते खाते भी 100 साल जिए हैं, ऐसा नहीं है। और इनका कारण है कि गलत खाते हुए हम गलती कर सकते हैं, परमात्मा गलती करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा शरीर भी तैयार नहीं है गलतियों करने के लिए। वो बेचारा कि आपको सर्वाइव ही करवाता रहता है हर हालत में, है? इतना वो वफादार है। हम वफादारी नहीं कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, अपनी आत्मा के साथ। वो तो अपने गुण धर्म से बाहर नहीं आ रही है, वो किसी भी तरीके से। लेकिन इनका बोझ इतनी मात्रा में बढ़ जाए, फिर 40 साल के बाद ज़्यादातर देखा जाता है। आजकल तो 15 साल के बाद भी हार्ट अटैक आना शुरू हो गए हैं, इतना गलत भोजन हो गया है। वरना 35 या 40 साल के बाद इंसान के अंदर छोटी छोटी बीमारियां आना शुरू हो जाती है। मतलब वो इंजन जो है वो खराब होने लगता है। और जैसे गाड़ी, नई गाड़ी ली है तो जैसे किसी भी रास्ते से चला लो आप, पहाड़ियां भी चढ़वा लो, चढ़ जाएगी। लेकिन उनके हिसाब से नहीं चलाएंगे तो कुछ साल के बाद उसमें मेंटेनेंस आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी भी 35-40 साल के बाद मेंटेनेंस मांगती रहती है। और किसी किसी ने इतना रफ ड्राइविंग कर लिया तो 55 साल के बाद भी हार्ट अटैक आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा, इस टाइप की बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और कोई कोई मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ दान देना ज़्यादा होता है तो 80-90 साल भी जी लेते हैं वो, गलत खाते खाते भी। लेकिन भुगतान तो भुगतना ही पड़ता है, बीमारियों के साथ जीते हैं। तो ऐसा लंबा आयुष्य भी जो बीमारी के साथ आ रहा है वो अच्छा नहीं है। मतलब हम लॉजिकली ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि मेरे पड़ोस में तो वो भाई है हर रोज 1 किलो घी पी लेता है फिर भी जिंदा है। मतलब शरीर तो हर चीज के साथ एडजस्ट होकर चलना चाहता है, लेकिन हमें होशियार बनना पड़ेगा कि हमारा शरीर का डिजाइन फूड कौन सा है। तो उसमें डिजाइन में कौन कौन सी चीजें आती है, पत्तियां जो भी हैं
जो पशु आहार में लेते हैं वो सारी डिजाइंड है, हमारे लिए बनी हुई है। तो पत्तियों का आप सेवन करो अच्छे तरीके से, सब्जियों का आप सेवन करो, और फलों का सेवन करो, और चौथी चीज है पानी का सेवन करो। तो 4 चीजों में, चतुर्विध भोजन में हम कभी भी बीमार पड़ने वाले नहीं है। इसके अलावा बाहर की कोई भी चीज लेंगे तो थोड़ी बहुत बीमारियां आएंगी, कम से कम सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी। मैं पिछले लगभग 6 साल से देख रहा हूँ, मैं ये 4 प्रकार का आहार ले रहा हूँ अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली। तो मैंने देखा कि 6 साल में मेरे को सर्दी नहीं हुई है, जो साल में 2 बार तो होती है ना हर व्यक्ति को, या फिर गला रुक जाता है, या सिर दर्द या फीवर आ जाता है एक आध बार तो कम से कम, वो सारी चीजें बंद हो गई। इसका एक ही कारण है कि मैं अपने डिजाइन फूड में चल रहा हूँ, वहां बीमार शरीर होने का कोई मौका देता नहीं है। चलो ये साधना उस लेवल के ऊपर लेके जाना वक्त मांगता है, लेकिन कम भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ फायदा तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। और ये प्रैक्टिकली अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करके मैं हर शिविर में सामने डेमोन्स्ट्रेशन रखता हूँ कि भाई किसी के ऊपर इसको यह फायदा हुआ, उनको वो फायदा हुआ। वो बताने वाली बात वो दूसरों के ऊपर की बात है, वो शायद उसमें थोड़ा सा आधा ऊपर नीचे हो भी जाए किसी की बात सुनकर। तो प्रैक्टिकली अनुभव करके आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ कि बहुत ईजी है। 1 डेढ़ साल तो मेरे को इतना बुखार भी आया तो 15-15 दिन लगातार आया था, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स हो रहा था। ये 4 प्रकार के भोजन लेते लेते भी बुखार बहुत आया, लगातार 15-15 दिन आया। इट्स ए टाइम ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब 1 साल तक तो आपको कुछ भी हो सकता है ये करने के बाद, क्योंकि बॉडी साफ हो रहा होगा, डिटॉक्स हो रहा होगा। तो डिटॉक्स के दौरान कुछ भी समस्याएं आए झेल लेनी है, पास आउट होना है। बुखार आए तो गर्म पानी में पैर रख दो 1 घंटा आधा घंटा, पेट की पट्टी लगा दो, फास्टिंग कर लो, रसाहार कर लो, ये उनके इलाज है प्राकृतिक रीति से। उसके लिए इमरजेंसी आए और कोई इम्पोर्टेंस मीटिंग है, मीटिंग में जाना पड़ेगा, तो भाई पैरासीटामोल आदि खा के भी चले जाओ। कोई हम दवाइयों के भी कोई थोड़े विरोधी हैं कि दवाइयाँ हमारे लिए दुश्मन है, ये है वो है। इमरजेंसी में एलोपैथी का सहारा ले लो, अगर इमरजेंसी आए तो। बार बार थोड़ा सा सर दर्द हो, दस्त लगे तो बार बार गोलियां लेते रहो, ये मूर्खता है। उस दौरान कुछ नहीं करना है, शरीर जो कर रहा है उनको उनका काम करने देना है। डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन वॉट एवर हैपन, जो होता है वो, ये एनडीएस का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हमें पालन कर लेना है। तो इस प्रकार से हम जो अनाज के बारे में देख रहे थे, सारे अनाज हमारे लिए दोष उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन खास करके मैं जब भी कोई भी शिविर में जाता हूं तो कहता हूं कि प्लीज आप सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि गेहूं का प्रयोग बंद कर दो। जो हाइब्रिड हैं और उसके अंदर इतने सारे बीमारी देने वाले तत्व छिपे हुए हैं कि गेहूं खाने वाला इंसान कहीं ना कहीं बीमार होता रहेगा। और कोई कोई व्यक्ति 10 साल से एक टाइम ही भोजन ले रहा है, मानो कि गेहूं की रोटियां खा रहा है, तो हो सकता है वो स्वस्थ भी हो, क्योंकि जो गंदगी डाल रहे हैं वो शरीर में रुकेगी तब बीमारी पैदा करेगी। तो कम मात्रा में जा रहा है तो भगवान ने सफाई के द्वार बनाए हैं, उसके द्वारा वो निकल रहा है। तो हो सकता है उनको हार्ट के पेशेंट ना भी हो, लेकिन गेहूं से होने वाले नुकसान थोड़ा मैं गिनवा देता हूँ। एक तो ओवरवेट होना, वो सबसे बड़ी गेहूं के लक्षण है। जिसका भी पेट में चर्बी जमा है, पीछे के भाग में, थाई में है या गले में है या कंधों में है, सारी जगहों पर चर्बी जमा कर देता है। ओवरवेट होने का मेन कारण भी गेहूं है। कहते हैं कि गेहूं से शरीर फूलता है, और वो जौ खाते हैं ना, उनसे शरीर झूलता है, मतलब वो थोड़ा नरम खुराक है, रिप्लेसमेंट में ये चलता है। तो ओवरवेट से बचना है तो भी हमें गेहूं की चपातियां छोड़नी पड़ेगी। गेहूं की, हाँ जी, गेहूं का एक प्रकार है वो, जी, गेहूं का एक प्रकार है हाँ जी। मतलब मैं सर्वप्रथम ये सब्जेक्ट के ऊपर जब बात शुरू किया तभी मैंने बता दिया कि अनाज रोग कारक है, किसी भी प्रकार का हो। दाना जो है वो दाना हमें कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी चलो एक टाइम ले रहे हैं तो क्या लेना सही है, थोड़ा कम नुकसान करे।
वो थोड़ा हमें जजमेंट लेना पड़ेगा। उसमें भी जो जो लोग बीमार चल रहे हैं, बहुत सारा क्रोनिक बीमारियों में, उनके लिए अनाज है ही नहीं, वो खास समझ लेना है। वो छुट्टी समझ कर एक टाइम खाते रहें, ऐसा समझना भूल है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। क्लियर, टोटल क्लियर एनओसी मिल जाए हेल्थ का कि अब नो ऑब्जेक्शन है, तब जाके आप शाम को जोड़ सकते हैं। दूसरा है शुगर के मरीज हैं जो भी, उनके लिए गेहूं ही सबसे बड़ा खतरा है। तो गेहूं वो तो बंद ही कर दे शुगर के मरीज। डायबिटीज के जितने भी पेशेंट, भारत में आज सबसे ज्यादा कौन सा अनाज खाया जा रहा है? गेहूं। और भारत डायबिटीज की राजधानी बन चुका है। तो ये इनको भी छोड़ना पड़ेगा। एक साइंटिस्ट हो गए हैं विलियम डेविस करके, उन्होंने गेहूं के ऊपर पूरी पुस्तक लिख दी है, एक वेट बेली करके, न्यूयॉर्क के आई थिंक थे। तो उन्होंने ये प्रयोग किए, खुद डॉक्टर थे, और उसने पाया कि वो हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट है मेरे ख्याल से, तो वो हार्ट सर्जरी भी करते होंगे, बहुत कुछ हार्ट के मरीजों को ठीक किया होगा उन्होंने। लेकिन जब उनकी माताजी बीमार पड़ गई, उनको हार्ट पेशेंट वो बन गई, तो वो सेंसिटिवली उनके पीछे लग गए कि भाई अरे मैं इतना जानता हूँ, उस डाइट के बारे में जानता हूँ, मेरी माताजी बीमार क्यों है? और वो उनकी मृत्यु भी हो गई हार्ट के कारण। तब उनको बहुत अफसोस हुआ कि मैं अच्छा एक होशियार कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए भी मेरी माता का मृत्यु हार्ट से हुआ है, मेरे लिए शर्म की बात है। कौन सा फैक्टर उसके अंदर काम कर रहा था? तब जाके काफी एनालिसिस किए, काफी सालों तक उसके पीछे लगे रहे, तब उन्होंने पाया, और काफी सारे मरीजों के ऊपर प्रयोगात्मक रीति से भी गए कि किस आधे मरीजों को ठीक करके थोड़ी दवाइयों के ऊपर रख के सारा डाइट सेट करके देखा, आधे मरीजों को गेहूं दिए गए, आधे मरीजों को गेहूं बंद कर दिए गए, तो रिकवरी रेट गेहूं न देने वालों के अंदर ज्यादा पाए गए। तब जाके उन्हें पता चला कि कुछ ना कुछ गेहूं के अंदर गलत चीजें जा रही है। और उसने वेट बेली करके पुस्तक लिखा, उसमें बहुत जो डीप में जानना चाहते हैं वो उस विषय में जान सकते हैं। मतलब डायबिटीज के लिए भी कारणभूत है, ब्लड प्रेशर भी, जो बीपी के मरीज हैं उनके लिए भी गेहूं खतरा है, क्योंकि गेहूं मतलब ग्लू, इनको ग्लू कहते हैं। पुराने जमाने में कोई भी चीजें अगर चिपकानी है, पोस्टर भी दीवार में लगाना है, तो लोग गेहूं का प्रयोग करते थे, क्योंकि गेहूं मतलब ग्लू है, और वो हर रोज हम चिपका रहे हैं अपनी आंतों में, तो चिपकाएगा तो ब्लड का फ्लो भी अच्छा रहेगा नहीं। फिर कहेंगे बीपी कम हो गया, बीपी बढ़ गया, वो सारा चक्कर दे रहा है, चिपकन ही दे रही है। फिर दिल की बीमारियां जो अभी हमने बताया, वो साइंटिस्ट का नाम विलियम डेविस, उन्होंने ही प्रूव कर दिया कि हार्ट के मरीज तो गेहूं ले ही नहीं। आगे है जॉइंट पेन, जो भी दर्द की शिकायत करता है उसके लिए भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है पेन देने के लिए। बॉडी पेन जहां भी हो, गेहूं की चपातियां बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और अस्थमा के पेशेंट हैं, सांस लेने में दिक्कत है, उनको भी गेहूं तो सबसे पहले डाइट से निकालना ही पड़ेगा। स्किन प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज हैं तो उसके अंदर भी गेहूं काम कर रहा है। डाइजेस्टिंग इश्यू है, पाचन संबंधित समस्याएं जो भी हैं, रात को एक गेहूं की चपाती भी खा रहे हैं और कब्ज नहीं जा रहा है तो बंद करनी ही पड़ेगी। डिहाइड्रेशन बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है, और क्रोनिक डिजीज के अंदर भी सारा गेहूं का रोल बहुत अधिक पाया गया है। और कहते हैं कि जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं उसके अंदर भी मिल्क प्रोडक्ट और गेहूं दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। गेहूं के अंदर अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इतना हमें जरूरत नहीं है। ग्लूटोन प्रोटीन छोटी आंत को नुकसान कर रहा है, उसके अंदर जो ग्लूटोन है वो छोटी आंत में सबसे ज्यादा चिपकने का काम कर रहा है। ग्लेडिन प्रोटीन गेहूं के अंदर है जो हमें बार बार अधिक भूख लगाता है। देखो जी, आप बाजरे का रोटला खाएंगे तो बार बार ज्यादा खाने की मन नहीं करेगा, लेकिन गेहूं की चपाती खाएंगे तो एक और चली आएगी साथ में, क्योंकि वो अधिक भूख लगाता है। ग्लेडिन नाम का जो तत्व है उनके अंदर है, वो चपातियां हमेशा मात्रा से अधिक ही खा लेंगे, तो अधिक भूख लगाने के कारण
90% शुगर कंटेन होता है गेहूं के अंदर, इसलिए ही शुगर के मरीज ठीक नहीं होते। और उल्टा शरीर में गेहूं खाने से प्रोटीन की कमी हो जाती है, प्रोटीन बढ़ता नहीं है। और पेट संबंधित जो भी समस्याएं हैं, मतलब गेहूं के रिलेटेड हैं, वो चाहे वो IBS हो, बाउल सिंड्रोम, तो ये सारी चीजें भी, सीलियक नाम के एक जो द्रव्य है वो पेट संबंधित समस्याएं पैदा करता है। तो अनाज में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है। अनाज विफल मानव सभ्यता को जिंदा रखे हुए हैं, बस उतना काम है। जर्मनी के डॉक्टर आर्नल्ड इरिक करके हो गए हैं, उन्होंने बताया कि जहां गैस वहां दर्द, जहां गैस वहां दर्द। और गैस कौन पैदा करता है? अनाज पैदा करता है। अगर आपको दर्द से मुक्ति पानी है तो अनाज से मुक्ति पालो, तुरंत काम होने लगेगा। वो वैज्ञानिक ने इतने सारे प्रयोग किए खुद के ऊपर भी कि बहुत मैजिकली प्रयोग हुए। बहनें जब सब्जी काटती है, चाकू अगर कट लग जाए हाथ में और खून बहना शुरू हो जाए, पता भी नहीं चलता कई बार तो। और जब सब्जी में खून देखते हैं तो पता चलता है अरे कहीं कट हो गया है। उनका कारण क्या था? कट लगते हुए भी सेंसेशन आपको नहीं आए, क्योंकि जहां कट लगा है ना वहां गैस नहीं था, शरीर के अंदर गैस नहीं था। तो जहां गैस नहीं होगा वहां दर्द नहीं होगा। वो इतने अच्छे तरीके से डाइट फॉलो कर रहे थे, अपने शरीर में कहीं भी वो लगा देते थे कट, और किसी भी जगह उनको दर्द नहीं होता था, क्योंकि पूरे शरीर में वात दोष था ही नहीं। तो हमें भी, आप किसी को मारो और मारने के बाद भी दर्द होता है, तो हो सकता है कि जिसको वात ज्यादा है ना उनको ज्यादा लगेगा, वात कम है तो कम लगेगा, और वात नहीं है तो ऐसे सीना चौड़ा करके खड़े रह जाएंगे कि नहीं लगेगा मुझे। हाँ, इतना पसीना बहा देते, शरीर के अंदर सारा कचरा डिटॉक्स होते रहते ना, तो थोड़ा शरीर लोहे जैसा बन जाता, दर्द के सेंसेशन कम आएंगे। तो घंटों तक वो सूरज की धूप में पड़े रहते, तो बॉडी ही इतना स्टिफ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, इम्यून पावर इतना बढ़ जाता है कि इनसे दर्द की महसूसता कम से कम आएगी। हमारे सभी बच्चे जो काम कर रहे हैं ना इस डिवाइन लाइफस्टाइल में, एक बार क्या हुआ, हमारा एक शिविर था, तो शिविर में 3 बहनें स्कूटर लेके आ रही थी शिविर अटेंड करने के लिए, हमारे ग्रुप की ही मेंबर ही, और अचानक वो गिर गई, तीनों की तीनों। एक नहीं थी, रोटियां बहुत खा रही थी, हमारे बीच में बीना बहन थी सैंडविच बन के, और वो आगे जो बैठे थे वो मोटी लड़की थी, पीछे भी एक थी, तो सब गिर गए ना। तो पहले बीना बहन गिरी, फिर उसके ऊपर स्कूटर गिरा, फिर उसके ऊपर वो मोटी लड़की गिरी, मतलब पूरा, मैंने कहा मर गई होगी, इतनी पतली है तो चल बसी होगी। तो हुआ यूं कि वो मोटी लड़की सबसे ऊपर पड़ी थी, तो उनके फ्रैक्चर हो गया उनको। और मैंने कहा, फोन आया कि अब एक्सीडेंट हो गया, मेरे को थोड़ा टेंशन तो हुआ, लेकिन मैं स्ट्रेस नहीं फील किया, वरना वो और स्ट्रेस्ड हो जाती। मैंने कहा स्कूटर को कुछ हुआ तो नहीं ना? घर पे देखने गए तो थोड़ी सी घबरा जाते हैं ना, एक्सीडेंट हो जाता है घबरा जाते हैं, तो थोड़ी रोना धोना चल रहा था। मैंने कहा कहाँ हड्डियां टूट गई? बोला हड्डी तो नहीं टूटी मेरी, मतलब NDS कर रही थी 3-4 साल तब हुए थे, तो NDS करने वाला, ग्रीन जूस पीने वाला, उनकी हड्डियां लचीली होती है, ऐसे ही थोड़ा बहुत गिरने से टूटती नहीं है। आपको देखने में आएंगे कि अरे ये तो सबसे कमजोर है, लेकिन मैंने देखा ये तो सबसे मजबूत निकली तीनों में से, उनके हड्डियों में ब्रेकडाउन नहीं हुआ, और जो थोड़े बहुत खून निकला था वो भी 5-7 दिन में हीलिंग हो गया अच्छे तरीके से। वो सारा वो पाटे लगा के घूम रहे थे सभी लोग। मेरा भी एक आध बार बुलेट से एक्सीडेंट हुआ, पूरा बुलेट मेरे पांव के ऊपर गिर गया था, मुझे लगा कि भाई फ्रैक्चर हो ही गया होगा, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा पेन रहा, लेकिन मैंने इन लोगों को कहा 3-4 दिन में ऑफिस नहीं आऊंगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह ठीक हो चुका था। थोड़े से वो आंकड़े के पत्ते लगाए,
वो हल्दी लगाई और हीलिंग जल्दी से हो गई। मतलब एनडीएस करने वालों को कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ होता है तो वो हीलिंग उसके अंदर तुरंत हो जाती है। पत्तियों के अंदर हाई कैल्शियम होता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी सबसे अच्छी रहेगी। हड्डियां टूट भी जाएं अगर, चलो बहुत सारा प्रेशर आ गया और हड्डियां टूट भी गई, तो वो लोग जो हैं वो 3 महीने में हीलिंग होंगे, हम 15 दिन में हीलिंग हो जाएंगे। ऐसे प्रयोग मेरे किए हुए हैं। एक बहन का यहाँ से 60 इयर्स की लेडी, जिनका यहाँ से जो क्या बोलते हैं यहाँ का जॉइंट्स जो होता है डॉक्टर साहब, हाँ हाँ लिप जॉइंट कहते हैं ना, हाँ उसमें हिप जॉइंट, हाँ उसमें फ्रैक्चर हो गया और वो किडनी फेलियर पेशेंट मेरे पास किडनी फेलियर के लिए वो आई थी। अभी डाइट चल रहा था, साथ में ये अलग से पेन आ गया। अब उनको डॉक्टर ने लेटा दिया, लगातार 2 महीने तो हिलना भी नहीं है और पत्थर बांध दिया, पैर के ऊपर पत्थर बांध देते हैं कुछ डोरी लगा के, मतलब पैर इधर का उधर भी ना हो, हाँ तब जाके वो सेट होगी हड्डियां। 2-2.5 महीने बोला था डॉक्टर ने। अब उनकी बेटी के माताजी को क्या करवाए मैंने, कुछ टेंशन मत लो, इनको ग्रीन जूस 2 बार नहीं 4 बार पिलाओ, और खास करके सहजन की पत्तियां तो अवश्य होनी चाहिए, मीठी नीम की पत्तियां अवश्य होनी चाहिए। और वंडरफुल ये हुआ कि 20 दिन के बाद वो हमारे सेंटर पे चल के आई। 20 दिन के बाद, 20 दिन में इतनी सुंदर हीलिंग उनकी हो चुकी थी। तो ये चमत्कार मैंने आंखों के सामने लौटो बहुत सारे देखे हैं। तो ये कोई सिर्फ किताबी बातें यहाँ से 5 दिन में आपके सामने परोसी नहीं जा रही है, प्रैक्टिकल बातें हैं। और मैंने ये भी देखा उनका क्रिएटिन भी कम हुआ, उनको दर्द में भी आराम मिला, चलना फिरना भी शुरू किया। लेकिन इंसान की फितरत क्या है, गलतियां करना। और वो जैसे ही थोड़ा सा अच्छा होने लगा, उनकी बेटी को हाथ जोड़ के बोल रही है, बेटी सुबह सुबह बिना भूखे नहीं रहा जाता, 2 चपाती दे दे, चाय के साथ दे दे। और छुपके वो थोड़ा ठीक हो चुके थे तो फिर बोल रहे जिग्नेश भाई को फोन बोन मत करना, वो तो मना ही करेंगे, हम थोड़े बहुत ठीक हो ही रहे हैं। और ये इमोशनल रिलेशन होते हैं ना, उसमें बेटियां भी देख नहीं पाती कि माँ इतनी भीख मांग रही है, अभी मर जाएंगी तो उसका वासना रह जाएगी कि रोटियां मांग रही थी मैंने दी नहीं। किडनी का क्रिएटिन बढ़ा हुआ था और उसने रोटियां खिलाना शुरू कर दिया सुबह सुबह चाय के साथ, गर्मा गर्म अच्छे तरीके से। और वो भी क्या सेटिस्फाइड होती थी कि मैं अपनी माँ को खिला रही हूँ। और खिलाते खिलाते अचानक से 6 का क्रिएटिन 12 के ऊपर चला गया। फिर माताजी का फोन आया, बेटी का फोन आया कि भाई जी फंस गए हैं हम तो उल्टा, पहले 8 था फिर 6 आया फिर 12 चला गया। तो मैं तो समझ जाता हूँ कि अपनी कुछ ऑनेस्टी रखी नहीं है। फिर पूरा सुबह से लेके शाम की दिनचर्या बोलते हैं तो बोला ग्रीन जूस पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, ये करें वो करें, जो अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे फोन के ऊपर, गलतियां नहीं बोलेंगे। मैंने कहा गलतियां बताओ कहाँ गलत, बोला बहुत कुछ ज्यादा गलतियां नहीं की, सुबह बस 1-2 चपाती चाय के साथ पीती थी और इतना तो लाजमी है, इतना तो एडजस्ट कर लेता है शरीर। मैंने कहा वो नहीं करता, बीमार व्यक्ति के अंदर कुछ भी एडजस्ट नहीं होता, उनके लिए गलतियां करना वो कोई चांस ही नहीं है, उसमें किडनी फेलियर और कैंसर के लिए। और फिर चल बसी नहीं रही। ऐसे भी काफी सारे पेशेंट कैंसर में हीलिंग होने के बाद, ठीक होने के बाद फिर खाना शुरू कर दिया। आधे से साधना छोड़ देते हैं, साधना के ऊपर पथ के ऊपर लंबे समय तक चलना विरला करता है। 50% लोग रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। बीपी शुगर या छोटे मोटे बीमारियों के लिए भूल कर भी लेते हैं तो भी वापस बीमारी आती नहीं है, उनके लिए चलो थोड़ी सी छूट है, लेकिन आप बड़ी बीमारियों में चांस नहीं ले सकते। और अगर चांस लेने जाएंगे तो मौत दस्तक दे देगी। ऐसे हजारों लोग जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा है, वीडियो भी पड़े हैं चैनल के ऊपर फायदे वाले, फोन भी करेंगे तो पता चलेगा चल बसे, ऐसे भी लोग हैं। तो हमारे लिए ये मौका नहीं है, इसलिए धीरे धीरे करके अपने ऊपर काम करना शुरू ही रखना है। अगर आपको 100 साल सेहतमंद जीना है, बिना कंप्लेन के जीना है
और दौड़ लगाते लगाते जीना है। और मौत भी आ जाए तो हमें पता चलना चाहिए कि कल हमारी मौत है। शरीर में हल्कापन हो और आराम से हंसते हंसते शरीर से मरना है। ऐसे इसको हम कहते हैं कि एनडीएस जिंदा रहना सिखाता है, जिंदा कैसे रहा जाता है। और मैं ये भी कहता हूँ कि एनडीएस मरना भी कैसे है वो हमें सिखाता है। इसलिए कहते कोई कहते जिग्नेश भाई आप और क्या क्या करते हैं, आपका कोई बिजनेस वगैरह साइड में, कोई रेस्टोरेंट या कुछ। मैंने कहा दूसरे कोई बिजनेस नहीं है। हम क्या करते हैं कि लोग हमें पूछते हैं कि आपका व्यापार या क्या बोलते हैं बिजनेस क्या है, तो हम बताते हैं कि हम तो जिंदगी देते हैं मौत के बाजार में। हम जिंदगी देते हैं मौत के बाजार में। हम प्यार करना सिखाते हैं नफरतों के बाजार में। तो यही हमारा काम है।